ठीक है, जबरदस्ती चैट्स मत करो तुम लोग, मैं आपसे बता दूंगी तब आप लोग क्वेश्चंस भी अपने पूछ सकते हो। ठीक है, चलो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर 2 जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में, हम कुछ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, सबट्रैक्शन पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो हमने कल पढ़ा था ना, साइंटिफिक नोटेशंस और सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने जो ये दो चीजें पढ़ी थी, इन्हीं दोनों से रिलेटेड हम आज कई सारी चीजें करने वाले हैं। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा है, क्वेश्चन तो दिख ही गया होगा आपको है ना, तो बस शुरू करते हैं सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। चलो भाई, तो हम कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ऐसा करते हैं 10 मिनट नहीं 5 मिनट का रिवीजन, या उससे भी कम टाइम लगेगा। बस प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन करते हैं जो हमें जिससे आज कनेक्शन होके सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या था? साइंटिफिक नोटेशन ये था, ये गेट मुझे लग रहा है बंद करना पड़ेगा, आवाज जाएगी वरना। साइंटिफिक नोटेशन क्या था? साइंटिफिक नोटेशन हमारा था n into 10 की पावर n, यही था साइंटिफिक नोटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस n की वैल्यू, मैंने बोला था क्लास में आंसर तुम्हारा रिवीजन होगा, टेस्ट जैसे होंगे, मुझे पता है n की वैल्यू मुझे रखनी है n की वैल्यू। सपोज कोई आंसर आया, मैंने लिखा 27 into 10 की पावर 4, क्या ये सही है? कोई क्वेश्चन था उसका आंसर है 27 into 10 की पावर 4, इज दिस करेक्ट आंसर और नॉट? अब तुम सोचो क्या क्वेश्चन और हो सकता है, बताइए बताइए क्या लगता है आपको? क्या आप चैट्स नहीं कर पा रहे हो? क्या होगा इसमें? वॉल्यूम बहुत लो आ रहा है। नो, वेरी गुड। अच्छा तुम्हारी चैट्स धीरे हो गई, ऐसा कुछ तो नहीं है? अभी हाई के लिए बहुत सारी चैट्स हो रही थी, मैंने क्वेश्चन पूछा तो चैट्स नहीं आ रही है। वेरी गुड, आंसर इज नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, और सिर्फ मैंने नहीं पढ़ाया था, बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है। सिंपल सा रूल होता है कि जो n होता है, जो कैपिटल n होता है, स्मॉल n नहीं, स्मॉल n तो माइनस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो जाएगी। कैपिटल n जो हमारा है, दिस शुड बी इन बिटवीन 1 to 10, ये 1 से लेकर के 10 के बीच की वैल्यू हमेशा होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं आंसर आएगा, इसको कुछ ऐसा करो कि n into 10 की पावर n पे सही हो जाए। चलो भाई, n into 10 की पावर n पे शूट करें, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? सोचो इसका आंसर क्या बना दे, सोचो आप इसका आंसर क्या बना दे कि आंसर हो जाए, इस पे फॉलो कर रहा हूं, कि ये वाला रूल फॉलो कर रहा हूं। वेरी गुड वेरी गुड। सबसे पहले आंसर दिया रोहित ने, वेरी गुड रोहित, सबसे पहले आंसर दिया है रोहित ने। The correct answer for this question is 2.7 बना दो into, अब सोचो हमने क्या किया है, डेसिमल दिया है। मैं एक बार और रोहित का आंसर रीचेक कर लूं। 2.7, वेरी गुड करेक्ट, सही है। रोहित ने भी करेक्ट लिखा है, एंड उसके बाद निलोहित करके एक नाम है, उन्होंने सही लिखा, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। 10 की पावर 5 बना देना। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, हमने क्या किया, हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, सिंपल हमने काम किया, 10 की पावर n हमने बना दिया। चलो भाई, अब हम इसी रूल के बेसिस पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सबट्रैक्शन समझेंगे। ये सारी चीजें हमने समझ ली, पर हमने यार ये नहीं समझा था किस तरीके से मल्टीप्लाई करें। अब देखो, जनरल आप मैथ्स तो पढ़ के आए हो, ऐसा नहीं है कि आपने कभी कुछ मल्टीप्लाई नहीं सीखा होगा, ये तो सेकंड क्लास से बहुत ही बचपन से पढ़ते हुए आए हो, है ना, जनरल आता है हमें। तो फिर केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं, अभी समझाऊंगी। देखो क्वेश्चन देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है 5.6 into 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई करना है 6.9 into 10 की पावर 8। बहुत सारे आंसर मुझे दिख रहे हैं चैट बॉक्स में, बहुत ही सारे आंसर, पर चलो हम ट्राई कर लेते हैं इसको। 5.6 को हमें पहले मल्टीप्लाई करना है 6.9 से। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एक तो हमारे 10 की पावर लिखी हुई है, मैम यहाँ पे 10 की पावर लिखी हुई है। जब भी जो 10 की पावर होती है तो मल्टीप्लिकेशन में तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 5.6 लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो 6.9 से, और कॉमन क्या है यहाँ पे 5, 10.5, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 8, इसका क्या होगा इस टाइम। ठीक है, पहले इसको जनरल मल्टीप्लाई करो, क्या चलो ऐसे कर देती हूं मल्टीप्लाई। 9 6 54, 9 5 45 plus 5 is 50। ठीक है, 6 6 36, 6 5 30 plus 3 33। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 4 6 8 3, यही आ रहा है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो डेसिमल है, जैसे एक के बाद डेसिमल, दूसरे के बाद डेसिमल, तो ओवरऑल 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा ना, तो आंसर आ जाएगा हमारा 38.64। अब 10 की पावर का क्या होगा, 10 की पावर 5 था और 10 की पावर 8 था, इसका क्या हो जाएगा, सोचो 10 की पावर 5 plus 10 की पावर 8, तो ये ओवरऑल आंसर आएगा 38.64 into 10 की पावर 8 plus 5, कितना हो जाएगा 13। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्या ये आंसर करेक्ट है या इसमें भी कुछ गलत है? अरे बाप रे, इतने सारे आंसर आ रहे हैं, परफेक्ट। चैट बॉक्स मुझे बताओ, ये आंसर करेक्ट नहीं है। अब नहीं है मतलब क्या नाम, आपने मल्टीप्लिकेशन गलत किया? नहीं, मल्टीप्लिकेशन सही है, सारी चीजें सही है। मैं कैलकुलेटर मैंने इस वाले क्वेश्चन में यूज नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट से हम एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको वैल्यू बता दूंगी इफ रिक्वायर्ड, है ना। तो यस, चैट्स की रुक गई यार, चैट्स की रुक गई है। ओके, अभी चलने लगा, ओके परफेक्ट। बहुत सारे चैट्स में तो थोड़ा आपकी अभी एप्लीकेशन की हैबिट नहीं है, तो आज का थोड़ा सा टाइम लगना है, ऐसे कुछ चेक कर रही हो तो तुम लोग वेस्ट मत समझना। ठीक है, 1 2 मिनट ऐसे हो सकते लग जाए। चलो क्या वापस आ जाओ, इसमें गलत कुछ नहीं है यार, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा है n into 10 की पावर n, उसके अकॉर्डिंग ये 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, मतलब 38 पॉइंट कैसे लग गया? 1 से 10 के बीच की थोड़ी वैल्यू होती है 38, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को इधर साइड शिफ्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में क्या पढ़ा था, जब भी जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड मूव होगा तो हमारी जो पावर होगी वो प्लस होगी, यानी कि इंक्रीज करेगी। वापस से क्या पढ़ा था, डेसिमल जब भी लेफ्ट साइड हम जाएंगे, हम जब भी डेसिमल के लेफ्ट साइड जाएंगे 10 की जो पावर है वो इंक्रीज होगी, हम जब भी डेसिमल के राइट साइड जाएंगे 10 की जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। हम कहां जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो पावर बढ़ा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर क्या आ जाएगा 3.8 into 3.864 into 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी 14, इसमें प्लस 1 कर दिया हमने। यार जल्दी से बस थम्स अप आ जाएगा, सबको समझ में आ गया? तो जल्दी से बस थम्स अप आ जाए। तुम्हें पता है तुम स्प्राइट और कोका कोला नहीं दे सकते, तो तुम्हें थम्स अप देना होता है। इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? मेरे में तो चैट सी रुक गई, कंप्यूटर मुझे थोड़ी बहुत दिख रही है। हां परफेक्ट, क्या सबको समझ में आ गया? तो जल्दी से मेरे को थम्स अप कर दो, समझ में आ गया? ठीक है, कैसे होगा, 8 5 40, 9 5 40 10, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल को इस साइड लेके आएंगे। जैसे हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, क्या होता है, डेसिमल को लेफ्ट साइड करने के टाइम हम क्या करते हैं, पावर बढ़ा देते हैं, तो इसमें प्लस 1 कर देंगे हम, इसकी वजह से हम इसमें प्लस 1 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, -8 + 1 -7, 2.550 10 की पावर -7। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया? इफ यस तो थम्स अप कर दो जल्दी से। सारी चीजें सही थी ना, 0 हो गया 5.5 से, तो अगर मैं डिवाइड करती हूं 2.7 को 5.5 से, तो आंसर आ रहा है 0.490 समथिंग आ रहा है। अब बात क्या है हमारी कि पावर का मान क्या करें, जब भी डिवीजन की बात होगी तो हम पावर को ऊपर भेजेंगे। 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -4 है, हम इसे ऊपर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। जब भी पावर ऊपर जाती है, प्लस यहाँ पे जब भी पावर ऊपर जाती है, याद रखना उस टाइम पे पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होती है, मतलब यहाँ पे जाते टाइम सब्ट्रैक्ट होगी पावर। ठीक है, तो माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस प्लस साइन ग्रेटर का 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.490 10 की। क्या ये आंसर एकदम सही आया है? जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या ये आंसर एकदम सही आया है? सोचो इन द चैट बॉक्स। एग्जैक्टली। अब इस आंसर में गलत क्या है, वही सेम चीज हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रहे हैं, व्हिच मींस n into 10 की पावर n में लिखना है, दिस शुड बी 1 से 10 के बीच में, डेसिमल को मूव करेंगे इस साइड, तो 4.90 हो जाएगा into 10 की पावर। डेसिमल शिफ्ट हुआ इस बार राइट साइड, डेसिमल जब राइट साइड मूव होता है तो पावर कम होती है, यानी कि -7 हम क्या कर देंगे, एक और माइनस लगा देंगे, और ये आ जाएगा ओवरऑल 10 की पावर -8, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बहुत सारे थम्स अप आ जाएगा, आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो
क्या कोई चीज क्लियर हो गई है? क्या कोई चीज क्लियर हो गई है? इन द चैट बॉक्स में बस थम्स अप आ जाना चाहिए। 4.90 समथिंग आ रहा है, 909 आ रहा होगा तो 909 लिख लेना, ठीक है। और इनटू 10 की पावर आ रही है -8। अब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो मेरा यहां पे काम 2 * 2 3 * 3 2.5 अपॉन 5.5 ऐसा कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई समझाना नहीं है। एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास कि ये चीज आप सेकंड क्लास से पढ़ते हो आ रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। यहां पे साइंटिफिक नोटेशन समझना है हमें यहाँ पे क्या समझना है? साइंटिफिक नोटेशन। तो क्या साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया? n * 10 की पावर n वाला कांसेप्ट लग रहा है, वो हमने लगा दिया। एडिशन सब्ट्रैक्शन समझते हैं, फिर मैं एक बार समराइज भी कर दूंगी, डोंट वरी। अगर किसी को कोई भी चीज नहीं भी आ रही है, एक बार ये चैट्स वाला इशू सही हो जाए, मैं टू मच लैग इज देयर लिखी हुई है, जो हमारे पास पावर्स लिखी हुई है उसको हम क्या करें? ऐड कर दें। एक बार हमने डिवीजन में देखा, सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पे 10 की पावर का क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है? 10 की जो पावर्स लगी हैं उन्हें सेम बनाना होता है। सबसे पहले उन्हें एक जैसा कर देना होता है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहले पावर्स को सेम कर दो। अब सोचो 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 3 है, क्या करें? सिंपल सा रूल है, अगर हमारा डेसिमल लेफ्ट मूव करेगा तो जो पावर है वो बढ़ेगी, राइट मूव करने पे जो पावर है वो कम हो जाएगी। मैंने सिंपल सा रूल समझा दिया और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं जानना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा? 8.95 * 10 की पावर 3 को हम कन्वर्ट कर देंगे 10 की पावर 4 में। कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है? हमें पता है इसको जब हम लेफ्ट साइड बढ़ाएंगे पावर बढ़ जाएगी, तो 0.895 इसको हम लेफ्ट साइड बढ़ाएंगे पावर बढ़ जाएगी। ना हर चीज लिखी जा रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पावर बढ़ जाएगी और इनटू 10 की पावर 4 हो गया। अब आप इसे ऐड कर दोगे। अब देखो क्या ऐड करना है? 6.65 * 10 की पावर 4 प्लस 0.0895 * 10 की पावर 4। अब जब 10 की पावर 4 है तो हम तो इसे कॉमन ले लेंगे, इसे तो हम कॉमन ले लेंगे और बची हुई चीज को ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 5 9 + 5 इज 14। फिर पावर लिख देना 7.545 * 10 की पावर कितना आ रहा था? 4। दिस विल बी द आंसर। चलो एक बार नाम रिपीट करेंगे क्योंकि हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो। ध्यान सुनना। एडिशन में हमने क्या किया? पहले पावर को देखा, पावर को कॉमन निकाल लेंगे। अब कॉमन निकालने के लिए पावर सिमिलर होनी चाहिए, पावर को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? सिंपल रूल। अच्छा, क्या नाम इसे चेंज कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे आप इसे चेंज। नाम फिर आपने उसे चेंज किया क्यों नहीं? अरे ध्यान से सोचो, अगर हम उसे चेंज करते तो क्या होता? 66.5 * 10 की पावर 3 कर देते, कर सकते थे। बट फिर वही काम, फिर उसमें 8 पॉइंट समथिंग ऐड करते, 2 डिजिट में आंसर आता, फिर n करने के लिए उसे वापस से आप क्या करते? उसे आप वापस से इधर डेसिमल शिफ्ट करवाते। तो मैंने क्या किया? मैंने डायरेक्ट लिखा, जो आसान पड़ रहा है वो वाला काम कर दिया। आप वो करते तो भी सही रहता, ठीक है। अगर ये भी समझ में देखो, आपको समझ में आ जाएगा ना। आप पहले तो तरीका सेम है, इसको और इसको, क्योंकि ये डिफरेंट है। हम अगर सेम होता तो कुछ नहीं करना था फिर तुम्हें, ठीक है। इसको आप पहले सेम कर लो, यहाँ पे सेम कर लो। अब क्या हो रहा है? 2.5 लिखा था और हमें सेम करना है। कैसे होता है? लेफ्ट साइड मूव करने पे पावर बढ़ती है, लेफ्ट साइड मूव करने पे पावर बढ़ती है। मतलब अगर मैं इसको लिख दूं 0.48 तो 10 की पावर -3 में एक पावर बढ़ जाएगी। माइनस प्लस इज माइनस साइन ग्रेटर का 0.48। देख रहे हो तुम लोग? मुझे मैथ्स बहुत पसंद है। देख रहे हो? फटाफट वाला काम करना है तुम्हें भी, ठीक है। तो -2 हुई। अब हम इसे इजीली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड होगा? 2.5 * 10 की पावर -2 और क्या है? 0.48 * 10 की पावर -2 ऐड करो। देखो जब भी आप एक चीज देख रहे हो मैं क्या कर रही हूं? सब अच्छा सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करो। जब भी मैं ये देख रही हूं देखो यहां पे 1 लिखा है, वहां पे तो कुछ है नहीं, है ना? तो मैं यहां पे एक 0 लगा दूं, है ना। तो मेरे पास iPhone 16 Pro वाला है, वो भाई दे दो। या बहुत छोटी वैल्यू होती है तो हम 10 की पावर में उसको लिख देते हैं। बहुत बड़ी है, बहुत छोटी वैल्यू को हम 10 की पावर में लिख देते हैं। पहली चीज, ठीक है, हम समझ गए थे ये चीज। 10 की पावर में लिखने के लिए हमारे पास एक रूल होता है, जिस कैपिटल N * 10 की पावर स्मॉल n। कैपिटल N की वैल्यू हमेशा 1 से 10 के बीच में ही आनी चाहिए और जो स्मॉल n है वो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सिंबल रूल कहता है, जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करो। 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स जो मल्टीप्लाई करना है पहले तो मल्टीप्लाई कर लो। उसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी 6 5 30 होता है, 2 2 4 होता है, वो आप बहुत बचपन से पढ़े हुए हो। तो जानने वाली बात क्या है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो पावर्स होती हैं उनके जो ऊपर सुपर सब्स्क्रिप्ट लगे होते हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है और बची चीजों को ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख इसके बाद चेक किया जाता है जो कैपिटल N वाला रूल हमने पढ़ा है, ये जो हमने रूल पढ़ा है इसमें n की वैल्यू 1 से 10 के बीच में है या नहीं। अगर नहीं है तो डेसिमल को आप कहीं शिफ्ट कर सकते हो, पावर को बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ेगी? अगर लेफ्ट साइड मूव किया तो बढ़ेगी। मैं देखो जेस्चर समझो, लेफ्ट साइड मूव किया बढ़ेगी पावर, राइट साइड मूव किया कम होगी पावर। समझे? वापस से करूं, ये डेसिमल है, लेफ्ट साइड मूव करोगे बढ़ेगी पावर, राइट साइड मूव करोगे कम होगी पावर। समझ गए ना तुम? समझ गए? क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन के टाइम पे सिंपल रूल है, उसमें बस पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, बाकी सब कुछ आगे रहने वाला है, n को चेक करना होगा। एडिशन में क्या होता है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में पावर में कुछ प्लस माइनस ना करते हुए पहले सिमिलर करते हैं पावर। क्यों सेम करते हैं पावर? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हमें कॉमन निकालना होता है, तो हम पहले उसे सेम बनाएंगे फिर उसके बाद हम उसको लिख देंगे, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर कहानी है और ये चेक कर लेना n जो है वो फॉलो हो रहा है नहीं। चलो तो मुझे अगर रिवीजन हो गया, लर्न हो गया ये कांसेप्ट, नोट्स बनाते जाना है, आप बना रहे होगे, आपको नोट्स मिल भी जाएंगे एप्लीकेशन पे, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे मेरे पास यस 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 आ गए, ठीक है, क्योंकि मेरे चैट्स नहीं आ रही, मैं वहां से देख के यस बोल रही हूं, ठीक है, परफेक्ट। चलो उसमें देखो एप्लीकेशन सबसे पहले। अब देखो मैंने हेडिंग लिखी है जो एनसीईआरटी में आपके लाइन गिवन है, बट आप पहले यार क्वेश्चन समझो, फिर रीड अपन बाद में करते रहेंगे, ठीक है। रीड हम लोग करते रहेंगे बाद में, कोई इशू नहीं है। चलो मल्टीप्लिकेशन अगेन, जनरल मल्टीप्लिकेशन आपको आता है। मैं पहला क्वेश्चन उठा ली हूं, 2.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, है ना। कर दो, 5 5 25, 5 2 10 + 2 12, 5 2 5 7 3, ठीक है मैम। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? जितने भी डेसिमल है उतने, जैसे 2 के बाद डेसिमल है 2 के बाद आपको पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना। अगर आप ये आंसर लिख के आ गए, क्या ये आंसर सही है? अगर नहीं तो गलत क्या है? अगर हां तो ठीक है, बट इसमें गलत तो सही है क्या? बट इसमें गलत तो सही है क्या? बेटा एक मिनट मैं क्वेश्चन के बाद आपकी चैट्स पढ़ूंगी, बिकॉज़ मुझे कंप्यूटर में देखना पड़ रहा है, जो बहुत ही दूर रखा है तो दिख नहीं रहा है। तो अगर कोई भी डाउट है आप टेंशन मत, मैं क्लियर कर दूंगी, ये समझ लो, क्योंकि चैट्स एक बार सही हो जाएंगे, मैं चैट्स में देख के बता दूंगी, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको क्या करना है? आपको देखना है दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आप ध्यान से देखो कितने, हम यहाँ पे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हम काउंट कर सकते हैं, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती है, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अभी सुनना, बहुत ध्यान सुनना। तो 2 होने चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको मैं लिख दे रही हूं 3.7 विल बी द आंसर। लेकिन राउंड ऑफ करके लिखोगे, और राउंड ऑफ में हमने क्या रूल पढ़ा है कि अगर 5 है तो पहले वाली वैल्यू अगर ऑड है तो +1, इवन है तो कुछ भी नहीं। जब ऑड है तो +1 करोगे, आंसर आएगा 3.8, दिस विल बी द फाइनल आंसर। परफेक्ट आंसर आ गया। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है एकदम, ये तो एकदम करेक्ट है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 6.2 * 0.12। अच्छा ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मैं इसका आंसर लिख दूं यहाँ पे? ठीक है, 0.12 और 0। नहीं आपको ऐसे क्वेश्चन देखिए, पहले देखो इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं, है ना। 2 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 सिग्निफिकेंट फिगर, जिसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जिसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्या बोला मैंने? फिर समझाती हूं आपको, सुनना।
हमने क्वेश्चन किया नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं समझाने आई हूं, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है करना। मल्टीप्लाई करके सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट टोटल ओवरऑल 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 कितने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, कितने जितने मिनिमम है इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं इसमें कितने, दो सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें तीन, तो कम कौन सा वाला हुआ, ये सिग्निफिकेंट फिगर लिखा था, तो कम कौन सा वाला हुआ मैम, 2 वाला कम हो गया। यहाँ पे वेरी ऑब्वियस, ये कम हो गया, ये मिनिमम वैल्यू है, तो हमारे आंसर में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर मतलब आंसर लिखो 0.7, ये गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत है, क्योंकि यार सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा के थी, इनिशियल जीरो तो सिग्निफिकेंट काउंट ही नहीं होते, तो जीरो तो काउंट नहीं होगा, तो बदला लिखना पड़ेगा 0.74। दो सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे आंसर में भी, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो सिग्निफिकेंट नहीं होते। और अच्छा कुछ लोगों को नहीं गए तो मैं एक और क्वेश्चन कर देती हूं, एक और कर लो 2.5 अब क्या आना चाहिए, ध्यान से, कैरी 2 4 5 2 1 दिख रहे हैं 3, यहाँ पे कितने दिख रहे हैं 2। मिनिमम सिग्निफिकेंट क्या लिखा है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में ओवरऑल उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने क्वेश्चन के मिनिमम में है, तो यानी कि ओवरऑल दो सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। क्या आप सभी मुझे आंसर बता सकते हो जल्दी से इसका, इसमें भी रुक जा रही है, इसमें भी रुक जा रही है। सो करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन उसमें मुझे दिखिए, जूम नहीं हो पा रहा उसमें, तो इससे भी नहीं दिख रहा, रुको चलने कर दूं। जब हम बात करते हैं डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, मिनिमम वैल्यू क्या होता है कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को देखना होता है। जैसे जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं तो हमने ओवरऑल देखा कि जिसमें सबसे कम है ओवरऑल में भी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें बोलता है डेसिमल के, ठीक है, दो यहाँ पे कितने लगेंगे 12.110 ऐसे मान लो, तो आप ऐड करोगे तो 2 होगा, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे आएगा 1 18 19 20 21 3 4 है ना, ये आंसर आ रहा है। और 3 के पहले पॉइंट लगा, तो 1 2 3 के पहले पॉइंट लगा देते हो, एक बार चेक कर लो इसे, एक मिनट दो सिग्निफिकेंट फिगर है आफ्टर डेसिमल। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आफ्टर डेसिमल देखिए किसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमारे आंसर में भी उतने आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और ये जो मैं लिखती हूं ना, एज इट इज लिखा करो, एज इट इज लिखा करो, याद रखनी चाहिए। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या बोला मैंने, आफ्टर डेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन में आफ्टर डेसिमल जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं हर एक में चेक करो। जैसे मैंने तीनों में चेक किया, इसमें कितना दिख रहा है, मैंने इसमें एक भी नहीं है। अगर तुमने लिखा ये चीज तो तुम पिट जाओगे, एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है भाई, जीरो क्या है, डेसिमल के बाद लिखा है, एंडिंग जीरो है। कल सिग्निफिकेंट रूल पढ़ा के आई हूं मैं, अगर तुम्हें किसी भी इसमें डाउट आ रहा है ना तो इसके लिए लेक्चर देख लो जाके वापस से, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल 10 मिनट में समझ आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है आफ्टर डेसिमल, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सबसे कम किसमें ना इसमें, तो जिसमें मिनिमम है आंसर में भी हमारे आफ्टर डेसिमल उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, यानी कि इसका आंसर आएगा 31.1। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 31.1 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आपको समझ में आ गई, क्या बात है, बहुत सारे थम्स अप, बहुत सारे यस मैम, यस तुम एकदम बहुत सारे आंसर क्वेश्चन है 31.1 इसका मैं लिख देती हूं, 31.1 आंसर आ रहा है, 31.4 3.9 3 क्या करना है, आफ्टर डेसिमल दो सिग्निफिकेंट, ये वाली मिनिमम वैल्यू है, यानी कि हमारे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आफ्टर डेसिमल, तो करेक्ट आंसर है 3.9। वेरी गुड सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलो ठीक है, हम साइड करो ओवर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, एमडी जब आप कर रहे होगे तो आप ओवरऑल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे ध्यान देते हो, और जब आप एडिशन या फिर डिवीजन कर रहे होगे, सॉरी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे होगे, तब आप आफ्टर डेसिमल ध्यान देते हो, आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हो। तो एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक क्या मतलब एक छोटी सी बात है, जो अगर आप समझ जाओगे तो आप इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्या बोला मैंने, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करो, ओवरऑल हर एक वैल्यू में देखो किसमें सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, एंड वही हमारे आंसर में भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर आएगा। बोलेंगे कि ये फॉलो कर रहा है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। यस मैम। अब अगर आप जो मीथेन और ऑक्सीजन इसको रिएक्ट कराए, उन दोनों का मास निकाल के ऐड कर दो, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना उसका मास निकाल के जोड़ दो, तो दोनों का मास बराबर आ रहा होगा। अगर बराबर आ रहा है तभी हम बोलेंगे कि ये फॉलो कर रहा है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल। चलो एक एग्जांपल और समझते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मुझे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास पता है कितना होता है 12, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 2 टाइम ऑक्सीजन तो 16 × 2, ठीक है। तो देखो कितना हुआ, कार्बन होता है 12 प्लस 16 × 32 कितना हो गया 44 ये मास आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, चलो चेक करते हैं। कार्बन होता है 12 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 और 2 टाइम ऑक्सीजन लिखा है, तो ये ओवरऑल आएगा 2 12 + 32 व्हिच इज 44, तो ये इक्वल आ गया। यानी कि इस रिएक्शन में हम बोलेंगे ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सारी रिएक्शंस ये फॉलो कर रही होती हैं। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जब आप सम निकालोगे, रिएक्टेंट रिएक्टेंट पता है, रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, जो रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट और जो फाइनल बन के आ रहा है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या कहता है ये लॉ, इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास किसी भी प्रोडक्ट का जो होगा वो किसके बराबर होगा, उसके रिएक्टेंट के मास के बराबर, ठीक है। और वी कैन से मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसने दिया था ये लॉ, ये एंटोनी लेवोशियर ने लॉ दिया था इन द ईयर 1789, ठीक है। 1789 किसने दिया था, लेवोशियर ने दिया था, 1789 में दिया था। क्या बोला था कि जो मास होता है हर एक डिफरेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड वो बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के बराबर। क्या मैं समझ में आ गई। और एग्जांपल देखो, आप ये वाला भी ले सकते हैं मीथेन वाला, करके देखें, चलो पढ़ते हैं। जब भी मैं हाइड्रोकार्बन में रिएक्ट कराती हूं ऑक्सीजन तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये चीज याद रखना, जब भी ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है, ये वाली रिएक्शन मतलब हर रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। इफ यू कैन सी ऑलरेडी बैलेंस होती तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर रिएक्शन बैलेंस करना भूल जाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस जरूर करना। चलो कर लेते हैं जल्दी से, बैलेंसिंग तो पढ़ के आए हो 10th में, है ना। बैलेंसिंग तो पढ़ी होगी आपने, मैटर और मास। जनरली यहाँ पे मास और कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन देखो 4 टाइम्स यानी यहाँ पे 2 लग जाएगा, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गई। अब चलो देखते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मास देखो, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और टोटल 4 बार। अगर आपको मास निकालना नहीं आता है तो मैं भी आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालना भी सिखा दूं, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 12 + 4 कितना हो गया 60, ठीक है। 12 + 4 16 सही। चलो ऑक्सीजन को देखो, ये आपने इसका निकाल लिया। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन होता है 16, 2 टाइम्स 60 और प्लस 12 बराबर आएगा 40। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का मास होता है, क्या ये सही है, ठीक है। इसको ऐड करना है, लेट्स सी इज इट करेक्ट और नॉट। दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। चलो जाते हैं, नींद आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट, जैसे आप बोलते हो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थोड़ा सा नाम समझना। कांस्टेंट मतलब हम जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वही तो कांस्टेंट होता है।
डेफिनेट मतलब डेफिनेटली आंसर रिलेट करो ना, डेफिनेटली दिस इज गोना ही इज गोना टॉप इन द क्लास, या डेफिनेटली मतलब होगा ही होगा, है ना, जो चीज हो रही है, जो चीज एज इट इज रहने वाली, कांस्टेंट रहने वाली है, बस वैसे ही ये लॉ कहता है, एकदम सेम ही लॉ कहता है। सब लोग सपोज करो मैं कोई भी लास्ट के 3 नाम ले रही हूं, ठीक है, मेरे को लास्ट के एक डीजी करके, डीजी है भाई तन्मय है, उसने बोला आरू का पानी, जिसने बोला हटाओ यार नल लगाना उसी का पानी दे दो मैम को, आज अच्छा पानी रखा नहीं है घर पे। अब ये तीन लोग अलग अलग जगह से पानी लेके आए, पानी का टेस्ट थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि उसमें मिनरल्स वगैरह जो भी होंगे, जो भी इंप्योरिटीज उसके कंडीशन पे, है ना, लेकिन क्या पानी का फार्मूला चेंज हुआ किसी में? क्या हम ये बोलेंगे डीजी जो लेके आया है वो H3O है, तन्मय जो लेके आया है वो हमारा H5O है, एंड दिशा जो लेके आई है वो हमारा H7O8 है, या हम बोल सकते हैं दिशा डीजी जो मैम को आरू का लाया था तो उसका पानी सही है, क्या हम ऐसा बोलेंगे? आर यू गोना से दिस? आर यू गोना से दिस? सही दिशा पे नहीं हो बेटा तुम लोग, सही दिशा पे नहीं होगा तुम दिशा तुम लोग, तो चलो इसको हटा दो, क्योंकि हमें पता है कि भाई पानी कहीं से भी आया हो, नो मैटर वो कहां से आ रहा है, वो H2O ही होगा, वो क्या होगा, H2O ही होगा। तो केमिकल सॉरी लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है, नो मैटर किस सोर्स से आप पानी ला रहे हो, इट डजंट मैटर आप कौन सा सोर्स यूज कर, पानी केवल नहीं, डजंट मैटर कौन सा सोर्स यूज कर रहे हो, जो फार्मूला होता है हमेशा सेम होता है, यानी उसका रेशियो भी हमेशा सेम होगा, समझना। केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज डेफिनेट और एंड कांस्टेंट, यानी कि एक केमिकल कंपाउंड जो होता है कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से आप उसे लेके आ रहे हो, इट डजंट मैटर व्हिच इज इट्स सोर्स, उसमें सेम एलिमेंट्स होंगे और उसका प्रोपोर्शन बाय मास जब आप देखोगे तो वो भी सेम होगा। मैं प्रोपोर्शन बाय मास भी समझा दूं, जैसे मैंने बोला डीजी ने भी H2 लाया, तन्मय ने भी H2 लाया एंड दिशा ने भी H2 लाया, तीनों ने H2 लाया, ठीक है। तो मास क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है 2 टाइम्स है, 2 ऑक्सीजन का मास, और मुझे आर वाला कांस्टेंट वर्ड समझ रखिए, नो मैटर फ्रॉम व्हिच सोर्स पर्टिकुलर कंपाउंड इज कमिंग, इट्स एलिमेंट्स एंड इट्स मास, एलिमेंट एंड प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट या फिर इंडेफिनिट। अब एनसीईआरटी में क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जांपल है CuCO3, एनसीईआरटी बोलती है, चलो इनको हटा दो, तीनों को, तीनों हट जाओ जल्दी से, चलो CuCO3 का एग्जांपल है एनसीईआरटी में, चलो और चाहे आप सैंपल निकालो, इसका मतलब लो या किसी लैब से जाके H80, क्या ये सबको समझ में आ गया? कॉल दीजिए सर, क्यों करूं मैं कॉल, मेरी सैलरी टाइम पे आई है, इस बार मैं कॉल क्यों करूं? ठीक है, क्लास ड्यूरेशन यार 1.5 आवर की आपकी क्लास होगी, ठीक है, 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा तो तुम क्या पढ़ोगे नहीं मुझसे, हां 5 मिनट नाम से समझो पहले, लॉ है ठीक है, वो वाला लॉ नहीं, वकालत नहीं करनी, लॉ है कोई मल्टीपल प्रोपोर्शन, पहले हम रेशियो प्रोपोर्शन वाला सेम कंसेप्ट हो गया, जो रेशियो आप निकाल रहे थे, मल्टीपल मतलब बहुत सारे, बिल्कुल बस ये मतलब है, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हो रहे थे, मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि 2 से ज्यादा एलिमेंट, 2 से ज्यादा कंपाउंड बन रहे होंगे, दरअसल एलिमेंट नहीं, कंपाउंड 2 से ज्यादा बन रहे होंगे, समझाती हूँ, पहले लॉ समझे फिर रीड करिए, क्योंकि मैम क्या कहती है रीडिंग तो तुम खुद से भी घर पे कर सकते हो, अगर रीडिंग कराना होगा तो वो तुम घर पे जाके अपनी बुक डालोगे, तुमने मेरा बैच, हमारा बैच क्यों खरीदा होता, अब उसमें कंबाइन करते हैं और वो 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बोल रही है मैम, 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जब भी कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने पे वो 2 और मोर प्रोडक्ट्स बना देंगे। क्या मतलब हुआ, 2 एलिमेंट्स थे उन्होंने कंबाइन किया, मैं एग्जांपल के साथ समझाती चल रही हूं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स थे, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट्स थे आपस में कंबाइन करके, ठीक है, कंबाइन करके, तो हो सकता है ये 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? कुछ नहीं, सिंपल बोला, 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, सबको पता है, हमने बोला एक से ज्यादा मतलब 2 3 4 जितने भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं आपस में, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट या बोलो मोर देन 1 प्रोडक्ट बना दे, मोर देन 1 प्रोडक्ट जैसे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक का मास हमेशा सेम होगा, अगर मैं आपको बोलूं कार्बन का मास कितना है, अब बोलो मैम 12, ऑक्सीजन का मास कितना है मैम 16, अब ये कंबाइन कर गए, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 16, यहां पे कार्बन कितना है 12, यहां पे ऑक्सीजन कितना है 16, क्या ये मैंने सही लिखा है? मैं तुम्हें खुद ही बता देती हूं मैंने गलत लिखा है, सही क्या होगा यहां पे, ये 16 नहीं होगा, ये 16 नहीं होगा, इन द चैट बॉक्स डाउट क्या, फोन हैंग कर, छुट्टी नहीं यार, छुट्टी नहीं हुई है, चलेगा फोन, टेंशन, हां चलिए हां चलिए, चलो 32 आ गए मेरे पास, बहुत सारे आंसर्स 32 आ गए, वेरी गुड, 32 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि O2 लिखा है यार, क्योंकि O2 लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखें यार, O2 का मतलब क्या है, मतलब 16 into 2 करना पड़ेगा, जो कि होता है 32, ठीक है, लिख दिया हमने, 32 लिख दिया। अब देखो एक मास कांस्टेंट है, ये वाला मास जो है ये कांस्टेंट है ना, और जो ये वाला मास है जो मैं नेक्स्ट कलर से लिख रही हूं, ये कैसा है, डिफरेंट है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जब आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 32 करोगे, 16 मतलब 16 तो ये हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। मुझे पता है तो समझ नहीं आया, मैं समझाऊंगी, यहां तक दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, तो ये आएगा एक सिंपल होल नंबर रेशियो। जिसको कुछ भी समझ नहीं आया फिर से मेरा पूरी सारी बातें ध्यान सुनना, सारी बातों को ध्यान सुनना। यस मैम आ गया, किसी के में 32 भी आ गया सबका, ये रूल जिसको ये लॉ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको वापस समझाती हूं, ध्यान सुनना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल, डाउट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, असल नहीं यार तुम्हारी, बड़े हो गए तुम लोग, भूल गए क्या बात, सुनना ध्यान से बार, अभी क्योंकि मैं डाउट बॉक्स मैं बार-बार क्लिक धीरे-धीरे पूछो, सुनने से पहले ध्यान से। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जब भी मिलते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, हमने बोला जो कंपाउंड बन रहा है वो 2 या 2 से ज्यादा बन रहे हैं, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, देन उस टाइम पे क्या हुआ, 2 कंपाउंड बन गए। अब एक तो कांस्टेंट मास होगा, एक का तो दूसरे का डिफरेंट होगा, तो जो डिफरेंट मास है उसका जब आप रेशियो निकालते हो, तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आता है, यही आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वापस से समझते हैं हम, तो लॉ कहता है जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स, वापस से समझोगे टेंशन नहीं, when 2 or more elements combine to form 2 or more compounds, 2 एक कार्बन था, 2 or more elements, 2 or more elements combine to form 2 or more compounds, then the different masses of one element, different mass एक एलिमेंट का, इसका 12 था, इसका 16 था, इसका मास 12 था, इसका मास 32 था, the different mass of one element, ये तो सेम हो गया, उसको छोड़ दो, different mass of one element which combines with the same mass of other element always bears a simple whole number ratio, are in simple whole number ratio। तो अगर हम इन दोनों डिफरेंट वाले का मास निकाल लेंगे तो ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। क्या आपको बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा है? क्या आ गया? क्या ये समझ में आ गया? जल्दी से इन द चैट बॉक्स। मैम 0.12 में तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, अच्छा मैंने 3 लिख दिया क्या? ओके हां 2 खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वैसे मैंने 2 ही लिए हुए हैं, आंसर तो सेम आएगा। हां 2 ठीक है मैम, डिवाइस की मैम नहीं जाएंगे तो आपको कोई डाउट आएगा तो मैं बताती हूं, एलिमेंट्स आपस में
कंबाइन करेंगे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये जो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट है इसमें एक एलिमेंट का मास सेम आ रहा होगा हमेशा और दूसरे का डिफरेंट, जो डिफरेंट मासेस है उसका जब रेशियो निकालोगे तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। क्वेश्चन में सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है, जैसे 1:2, 2:3, 1:3, 3 होल नंबर रेशियो है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बनाता है, डिफरेंट 5 प्रोडक्ट्स बना सकता है। हम कोई भी दो लेके देखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का मास होता है 14, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 16 और 2 टाइम्स तो 32। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 14, ऑक्सीजन कितना है 16, ठीक है। अब इसमें क्या है उसका जब रेशियो अभी समझ में आ गया यार, तो जल्दी से कर दिया मैंने। करेक्ट मैम, होल नंबर रेशियो क्या है यहाँ पे, होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो, अरे यार सिंपल रेशियो ही बता रहे हैं, अभी तो बताया होल सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब जैसे 1:2 हो गया है ना, 3:4 हो गया, 5:2, तीसरे हो गया या चौथा हो गया, तीसरे के बाद चौथा कौन सा है? अच्छा इसमें ठीक है, दिस इज लॉ नंबर 4। जस्ट मेरा फोन है सब ले लेते, देख रहे हो तुम लोग, तो ये तो जूम नहीं हो रहा है ज्यादा, बोर्ड है तो रुका जा रहा है काम से। ये थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज फोर्थ नंबर वाला लॉ, ठीक है। और ये लॉ क्या कहता है, ध्यान सुनना, ये लॉ ये कहता है हमारा जब गैसेस रिएक्ट, पहले ये लिख लो ध्यान से, गैसेस के लिए है ये लॉ, इसी के ऊपर क्या लिखा है, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, है ना। क्या होता है ये लॉ, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, जब भी गैस आपस में रिएक्ट करती है तो कुछ वॉल्यूम में रिएक्ट कर रही होती है, और ये जो वॉल्यूम होता है इसका जब आप रेशियो निकालोगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो निकल जाता है। अभी आपने मल्टीपल प्रोपोर्शन में मास देखा था, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मास देखा था, यहाँ पे क्या है, व्हेन गैसेस रिएक्ट, गैसेस की वाली बात करते हैं और किसी की नहीं, जब गैस आपस में रिएक्ट करती है तो वो जब रिएक्ट करती है कुछ प्रोडक्ट बनता है, और वो जो गैसेस रिएक्ट कर रही होंगी वो जो वॉल्यूम उनका होगा वो भी सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे वहाँ पे मास सिंपल होल नंबर रेशियो था, यहाँ पे वॉल्यूम। आप सोचोगे मैम वॉल्यूम हम निकालेंगे कैसे, मास को निकालना आता है, तो वॉल्यूम के लिए आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो, या जैसे आप बोलते हो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नहीं समझ में आया, मतलब जो भी बैलेंसिंग के टाइम पे आगे वैल्यू रखी है वो वॉल्यूम कह सकते हो। एग्जांपल समझना, हाइड्रोजन कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बनाया, लेट करो समझा क्या करना है, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, क्योंकि ये सब गैसेस नहीं होता तो इसीलिए, ठीक है। वाटर बन गया, वाटर को हमने मान लिया कि जो प्रोडक्ट बना है वो वेपर है यानी कि गैसियस स्टेट में। अभी मानने क्यों बोला मान लो, क्योंकि कई बार आपको वाटर नॉर्मल भी लिखा हुआ दिखेगा, अगर उसमें गैसियस नहीं लिखा है तो ये लॉ उस वाटर पे फॉलो नहीं होगा, वो सिर्फ आगे वाले एलिमेंट्स पे फॉलो होगा या कंपाउंड पे, इस पे फॉलो नहीं होगा। मतलब जो गैसेस है बस उस पे ये रूल लगता है। सुना, गैसेस रिएक्ट अभी कुछ वॉल्यूम में रिएक्ट कर रही है, वॉल्यूम क्या लिखा है जिसका आगे बैलेंसिंग के बाद वैल्यू लगी ना वो, तो जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती है वो कुछ वॉल्यूम में रिएक्ट करती है। अब इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालो तो 2 है रेशियो 1 है रेशियो 2 है, आंसर क्या आ गया 2:1:2, दिस विल बी आवर आंसर। और ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो। मैम ये आपको कैसे पता, अरे 1 2 3 में तो रेशियो आ रहा है, 1 2 3 4 5 तक रेशियो आ रहा है तो सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाएगा। वापस सुनना, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन सिंपल मल्टीपल रेशियो, वॉल्यूम के कंपैरिजन में। इफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, अगर प्रोडक्ट भी गैसियस है, अगर नहीं मानतो मैं मान लो यहाँ पे लिक्विड लिखा होता, मान लो मैम यहाँ पे लिक्विड लिखा है, अब आप बताओ तो कुछ नहीं, इसको मत कंसीडर करना, इन दोनों को देख लो, 2:1 आएगा, वो भी सही आंसर है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में तो चलेगा, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो बनेगा। अच्छा इसकी कंडीशन होती है कि जब भी आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो उस टाइम पे टेंपरेचर और प्रेशर को सेम रखना पड़ेगा। अगर हम टेंपरेचर और प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, वॉल्यूम जो हम निकाल रहे हैं वो डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए वो चेंज नहीं करना है। अच्छा ये लॉ किस पे आती है, केवल और केवल गैसियस रिएक्शंस पे, या जो गैसेस में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उन पे, ठीक है। ये साथ ये लॉ दिया था 1808 में, रिपीट करें, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जब रेशियो निकालोगे तो कैसा आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। याद रखना ये चीज, रेशियो जो निकाल रहे हो उसमें रिएक्शन को बैलेंस किए बिना मत लिखना वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया, क्या ये समझ में आ गया, क्या ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। 2:1 मैम 2:1 लिख सकते हैं इन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, हां लिख सकते हो 2:1 चलेगा। डिपेंड कर रहा है ना पहले क्या लिखने को बोला है, उसने पहले जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पहले लिखा है तो उसकी वैल्यू ऊपर रख लो, कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिखा है तो उसकी वैल्यू ऊपर रख लो, ठीक है। क्या समझ में आ गया सबको, मासेस भी सिंपल होल नंबर रेशियो ला रहे होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है, एक मिनट कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है, सिंपल सी डेफिनेशन के पहले चलो समझ लो मैं करो। ये मैंने ना दो कंटेनर लिए, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये, मैंने बोल दिया कि मैंने इन दोनों कंटेनर में सेम रख दिया है टेंपरेचर एंड प्रेशर, ये कांस्टेंट कर दिया मैंने, इसको मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। अब मैंने बोला पता है इसका वॉल्यूम कितना है, तुमने बोला कितना, मैंने बोला 1 लीटर का कंटेनर है, फिर मैंने बोला पता है इसका वॉल्यूम, भले ही आपको छोटे और बड़े दिख रहे हो डोंट वरी सेम है मान लो, तो ये है 1 लीटर, ये दोनों 1 लीटर के हैं, दोनों क्या है, दोनों 1 लीटर के हैं, ठीक है। ये दोनों 1 लीटर के हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें मुझे हाइड्रोजन गैस मैंने डाली हुई है, इसमें मैंने ऑक्सीजन गैस डाली हुई है, कोई भी गैस, कोई भी एक्सवाइजेड गैस लो, ठीक है। आपने बोला, मैंने बोला पता है जब हाइड्रोजन डाली मैंने तो हाइड्रोजन के ओवरऑल 50 मॉलिक्यूल्स अंदर जाता है ना, जितना कंटेनर है उसके हिसाब से देखा, ठीक है। तो मैंने तुमसे बोला ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स गए, तो आंसर पता है क्या होगा 50 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा अब मैं कोई और गैस भी लो, चलो ऐसा करते हैं, मैंने ना क्या किया, मैं तीसरा कंटेनर लेके आ गई, अब मैंने क्या किया, अब मैं तीसरा कंटेनर लेके आ गई, ठीक है। तो कंटेनर नंबर 3, और मैंने भी सेम बोल दिया, मैंने बोला ये भी सेम है, 1 लीटर का कंटेनर है, 1 लीटर का ये कंटेनर है, ये कंटेनर कितने लीटर का है, 1 लीटर का। और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस, ठीक है, समझा दूंगी 50 मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो एक बार, ठीक है। यानी कि 1 लीटर का ही कंटेनर है तो कोई भी गैस डाल दो, सेम कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल कंटेनर, बस आपको ये वापस सुनना क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल कंटेनर, बस आपको ये से याद रखना था, इससे याद रखना था, सिंपल। अगर हमने 3 कंटेनर 4 कंटेनर 10 कंटेनर ले लिए, वॉल्यूम इक्वल कर दिया सबका, सेम कंडीशन में रख दिया, टेंपरेचर प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, वो कर दोगे तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे, वो हमने कांस्टेंट रख दिया, तो जितने भी वॉल्यूम, जितने भी किसी एक गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतने दूसरे के जाएंगे, उतने तीसरे के जाएंगे, यानी कि हमेशा बराबर होने वाला है। एक और डेफिनेशन हो सकती है वॉल्यूम ऑफ गैस कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर पे इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे मोल्स भी बोल सकते हैं ना, मॉलिक्यूल्स और मोल्स, मोल्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, दोनों पे ये चीज लग रही है, ठीक है। तो यही हमारा एवोगाड्रोस लॉ, ठीक है। मोल देखो यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, ठीक है। तो आप ध्यान से हुआ क्या, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है तो 2 मोल है ना, 1 टाइम ऑफ ऑक्सीजन है तो 1 मोल है, यानी कि 2 टाइम ऑक्सीजन होगा तो उसके भी 2 मोल जाते हैं, है ना। 2 टाइम्स ऑफ वाटर है तो 2 मोल है, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बस सिंपल एवोगाड्रो लॉ इज व्हाट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, खत्म है एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। यहाँ सारे लॉ को एक बार रिवाइज कर ले क्योंकि लॉस खत्म हो चुके हैं, चलो सारे लॉ को रिवाइज करते हैं, फिर हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। लॉ ये कहता है पहला हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मास लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देन आता है हमारे पास गॉस लॉ और लास्ट में आता है एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। 6th रूल जो आप बोल रहे हो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज नॉट इन योर सिलेबस, वो 11th में नहीं आती है, वो कंपटीशन साइड के क्लास में टॉपिक भी पढ़ेंगे एटॉमिक, ठीक है। तो क्या बोलता है
कि रिएक्टेंट का जो मास है, सारे रिएक्टेंट का मास जोड़ लो, प्रोडक्ट का मास जोड़ लो, बराबर आएगा। ये याद रखना, कोई भी लॉ लगाओ, रिएक्शन को बिना बैलेंस किए मत लिखना, रिएक्शन को बिना बैलेंस किए मत लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट, ये क्या कहता है, डेफिनेट रहेंगी सारी चीजें, डेफिनेट रहेंगी मतलब नो मैटर किस सोर्स से आप कोई चीज लेके आ रहे हो, उसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे और उनका मास निकालोगे तो वो हमेशा बराबर आएगा। यानी पानी कहीं से भी लियो वो H2O के फॉर्म में होगा और उसका रेशियो 1:8 ही आ रहा होगा। सिमिलरली क्योंकि कार्बोनेट को भी देख सकते हो, किसी को भी देख लो, कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल उठा लो, उसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे एंड उसका जो रेशियो आएगा मासेस का वो भी इक्वल आएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो किसी एक का मास हमेशा सेम होगा और दूसरे का मास हमेशा बदलता रहेगा। जिसका मास बदल रहा है उसका जब आप रेशियो निकालते हो मासेस का तो वो हमेशा सिंपल नंबर रेशियो आता है। क्या कहता है, टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन टू या टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, ठीक है। देन द मासेस डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक का डिफरेंट होगा एक का सेम होगा, व्हिच कंबाइन विद द मासेस ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट, वो हमेशा बियर करेगा एक सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। ये लॉ किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था 1803 में। नेक्स्ट आता है हमारे पास गay-Lussac लॉ, वॉल्यूम, ये गैसेस के लिए है। गay-Lussac लॉ इज फॉर गैसेस। क्या होता है ये लॉ में, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, जब भी गैस आपस में रिएक्ट करेगी वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम में रिएक्ट कर रही होगी। इनके जब वॉल्यूम का रेशियो निकालोगे तो वो कैसा आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। गैसेस रिएक्ट वॉल्यूम में करेंगी, अगर प्रोडक्ट गैसियस है तो ठीक है, नहीं है तो उसे नहीं लेंगे हम, ठीक है, उसे कंसीडर नहीं करेंगे। और इन दोनों का वॉल्यूम निकालो, हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बैलेंस करके देखो, जो भी बैलेंस वाली वैल्यू वही वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वो अपना सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। एवोगाड्रोस लॉ, क्या कहता है एवोगाड्रोस लॉ, दो कंटेनर रख दिए हमने, है ना, हमने तो भाई सिंपल दो कंटेनर रख दिए, इनका हमने इसमें इक्वल वॉल्यूम रख दिया, इक्वल वॉल्यूम रख दिया तो इसमें कोई भी गैस डाल दो, कंडीशन क्या है, प्रेशर और टेंपरेचर सेम रखना है, तो कोई भी गैस डाल दो तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, यार एक कंटेनर था, एक कंटेनर था, ठीक है, इसमें ना 10 मॉलिक्यूल्स या 10 मोल गए हैं हाइड्रोजन के। दूसरा कंटेनर था उसमें 10 मॉलिक्यूल्स या मोल गए हैं नाइट्रोजन के। तीसरा कंटेनर था उसमें 10 मोल या मॉलिक्यूल गए हैं नाइट्रोजन अमोनिया के या ऑक्सीजन, ले लो कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो ऑक्सीजन। पता है ये वाला जो कंटेनर है ये 5 ml का है। चलो जल्दी से बता दो ये दोनों कंटेनर कितने ml के होंगे, बचे हुए दो कंटेनर कितने ml के होंगे, बचे हुए दो कंटेनर कितने एलिमेंट्स के होंगे। छुट्टी अब ब्रेक क्या चाहिए, छुट्टी होने वाली है आफ्टर दिस लेक्चर खत्म। 5 तो अगर n लॉ तुम लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से आ गए। क्या ये सच है, क्या सबको सारे लॉ आ गए, तो बहुत सारे समझ आ जाए। देखो लर्न करवाते जाने साथ में क्या चीज है जिंदगी में इज फॉल्स, इट इज करेक्ट, इट नहीं आ रहा है सारे होने। चलो ग्रेट, डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने एक लॉ दिया था, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो, मुझे पता है तुम लोग पढ़ के इसीलिए हम करा रहे हैं ताकि नेक्स्ट, क्योंकि मैं चाहती हूं हम इस चैप्टर को मैक्सिमम 5 क्लास दें, है ना, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, 4 से 5 क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे इन डिटेल, याद करते हुए चलते हुए, ठीक है। चलो डाल्टन का थ्योरी को समझना। जिस टाइम पे किसी को कुछ नहीं पता था उस टाइम पे डाल्टन ने एक बहुत अच्छी खोज करी एटम के बारे में, खोज नहीं कहेंगे, एटम के बारे में बताया। ये बात सच है क्योंकि बहुत सी जो उन्होंने पोस्टुलेट दिए वो गलत प्रूव हो गए, आज के टाइम पे वो गलत है, बट इन्होंने उसके बारे में बताया जो पहले किसी ने बताया नहीं था। अब एटम है हम समझ चुके हैं, हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी जिसमें पता चल गया एटम है दुनिया में, पर एटम की प्रॉपर्टी क्या है ये किसी ने नहीं बताया, हमें जॉन डाल्टन ने बताया। तो ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ द आइडिया दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल वो हो चुका था ऑलरेडी कंप्लीटेड, लेकिन ये एटम है क्या, इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, कैसी प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें जॉन डाल्टन ने बताया, ठीक है। एटम वर्ड कहां से है, एटोमियो से, एटोमियो जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, इनडिविजिबल जिसे डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि उस टाइम पे तो ये पता था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है ना। तो 1808 में, ईयर याद रखना, 1808 में जॉन डाल्टन ने एक न्यू सिस्टम बताया केमिकल फिलॉसफी का, यानी कि एटम के बारे में कुछ समझाया और कुछ पोस्टुलेट्स दिए। क्या पोस्टुलेट्स दिए, पहला पोस्टुलेट इन्होंने बोला मैटर, जैसे आप बोल रहे हो कि हैव सम स्पेस, हैव सम मास, जो मैटर के बारे में बोल रहे हो ना वो एटम से मिलकर बना है। मैटर किससे मिलकर बना है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसको आप एटम बोल रहे हो। एटम बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल और इनडिविजिबल है। क्या ये बात सच कह रहे हैं, क्या ये बात सच कह रहे हैं, क्या एटम इनडिविजिबल होता है, क्या एटम इनडिविजिबल होता है, सबको पता है आज के टाइम पे एटम को हम तोड़ सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में, बट इनके अकॉर्डिंग जो एटम होता है उससे ही ये पूरी दुनिया बनी है। एटम सबसे छोटी चीज है जिससे दुनिया बनी हुई है, ठीक है, मतलब हर वो चीज जैसे मैं बोल रही हूं कि ये मेरे पास बॉटल रखी है, ठीक है, तो ये मैटर है। क्यों मैटर है, मैटर क्यों है, क्योंकि ये कोई मास है इसका और इससे कुछ स्पेस लेगी, तो ये किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है। मेरे पास ये पेन है, इसने कुछ जगह ले ली और इसका कुछ मास है, यानी कि एटम से मिलकर बनी है। मैं खुद मेरा खुद का कोई वेट है और मैं कुछ स्पेस ले रही हूं, तो मैं एक मैटर हूं और मैं किससे मिलकर बनी हूं, एटम से मिलकर बनी हूं। तो दुनिया की हर चीज जो मैटर है वो एटम से मिलकर बनी है, ठीक है, ठीक है। चलो, और एटम को क्या बोला कि ये बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, और ये डिवाइड नहीं हो सकता, तोड़ नहीं सकते आप इसे, इट इज इनडिविजिबल, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल, खत्म नहीं हो सकता ये कभी, ठीक है। अल्टीमेट पार्टिकल्स इसे ही आप बोलते हो एटम, ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल तो है बट इनडिविजिबल नहीं है, ठीक है। सो पहला पोस्टुलेट। दूसरा पोस्टुलेट, एटम जो है सेम एलिमेंट का वो हर तरीके से बराबर होगा। इसका मतलब समझना, ये हमने कल पढ़ा था हाइड्रोजन एलिमेंट, इस एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे, है ना, हाइड्रोजन होंगे। इनके अकॉर्डिंग इनका कहना है अगर कोई एटम है सेम एलिमेंट में, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसमें भी एटम्स मिले हुए हैं, तो अगर सेम एलिमेंट के एटम है, हाइड्रोजन के सेम एलिमेंट के एटम है, तो वो सेम होंगे हर प्रॉपर्टी में। क्या ये बात सही है, अगर नहीं तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये गलत क्यों है, ये सही नहीं है, चलो मैं बता देती हूं पोस्टुलेट गलत है, बट क्या बता सकते हो क्यों, बताना, ठीक है। इन्होंने बोला अगर कोई एटम एक ही एलिमेंट का है, मतलब डिफरेंट नहीं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम को जब देखोगे ना, तो अगर वो एक ही एलिमेंट का, तो पूरी तरीके से उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम है। मतलब इस मार्कर के अंदर जितने भी एटम है वो सब एक जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, सारे के सारे, उनका मास सेम है, उनका साइज सेम है, उनका शेप सेम है, उनका सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब सेम है, बट एक्चुअली ये चीज गलत है ना। बहुत सारे आंसर आ रहे आइसोटोप, कोई आइसोमर लिख रहा है, आइसोमर मत लिखो, कार्बन एटम कंपाउंड है, ठीक है, आइसोटोप की वजह से ये वाला पॉइंट गलत हो गया था, ठीक है। अभी हम समझेंगे क्या गलती है इसमें, फिलहाल तो उसके पोस्टुलेट में फिलहाल समझ रहे हैं, उसमें क्या गलती है वो हम डिफेक्ट में समझ लेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब मान लो ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है ना, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स है, ये हमारे पास क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन के एटम्स है। इन्होंने बोला अगर डिफरेंट है, मतलब इसके एटम और इस बॉटल के एटम अगर देखोगे तो वो हर चीज में डिफरेंट होंगे, साइज डिफरेंट, शेप डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज सारी डिफरेंट, उनका मास भी डिफरेंट, पर ये बात भी गलत है। क्या बता सकते हो इसमें क्या गलती है, डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कुल्लू भैया आ चुके हैं अपनी क्लास खत्म करके, ताकि मैं लंबी दिखूं, चलो मैं ऐसा हो जाता हूं, कैसे बोल रही थी मैं, ठीक है, बस की नहीं होगी, एलिमेंट डिफरेंट होंगे, पूरी तरीके से डिफरेंट होंगे, मतलब इन दोनों की कोई सिमिलरिटी नहीं है, समझे, ये भी गलत था। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया था, इसका आंसर क्या है, आइसोबार्स। अभी समझेंगे इन दोनों को, ठीक है, हम आगे चलते समझेंगे, डोंट वरी। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने बोला एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। क्या ये सच है, बिल्कुल सच है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, एटम नहीं आता है, एटम एलिमेंट बनकर एलिमेंट भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एटम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के आपस में कंबाइन करेंगे और वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बना लेंगे। कई बात सही निकली, बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों पोस्टुलेट एकदम सही निकले, ठीक है, ये दोनों पोस्टुलेट सही निकले। कल हम पढ़ रहे थे कि एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे वो तो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कुछ भी कर लो, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज कर लो, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है, आंसर नहीं, हम केमिकल तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। जब केमिकल रिएक्शन देखोगे तो उसमें केवल क्या हो रहा होगा, मतलब मैं तो समझाती हूँ क्या बोला इन्होंने। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं वाटर, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि ये दोनों आपस में मिलके, आप जो इनका कॉम्बिनेशन देख रहे हो, आप जो इनका कॉम्बिनेशन देख रहे हो, जबरदस्ती नहीं लिखोगे, वो इन्हीं से मिलके बना है। यानी कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है, उसमें कॉम्बिनेशन भी हो रहा होता है, उसमें सेपरेशन तोड़ भी सकता है, किसी की दूसरी ऑपोजिट रिएक्शन लिख दो, और उसमें रीअरेंजमेंट भी हो रहा हो सकता है एटम्स का, कुछ भी तीनों में से चेंज कर लो वो भी हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो ये सारे इनके पोस्टुलेट्स हैं। क्या हमें पोस्टुलेट समझ में आ गया? क्या हमें पोस्टुलेट समझ में आ गया? तो मेरे पास समझ आ जाए, पीडीएफ आपको नोट किया, सबको समझ में आ गया। एटम्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ पोस्टुलेट्स की लिमिटेशन है। नंबर 1, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो आप बोल रहे हो सबसे पहली गलती, तो सबसे मेन गलती हो गई, इंडिविजुअल बोल रहा है एटम को। एटम कैसे नहीं हो सकता, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब डिवाइड हो सकता है ना। तो ये दूसरा आइसोटोप आ गया। तब तक आइसोटोप होते क्या है? वो एटम्स, मैं अगेन आइसोटोप भी हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एटम्स होंगे सेम एलिमेंट के, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटम्स सेम एलिमेंट के, आप अगर कंफ्यूज हो गए आइसोटोप वैसे तो पढ़ के आगे नहीं पढ़ के सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले डिटेल में। दो एटम्स अगर सेम, जैसे एक हाइड्रोजन आइसोटोप पढ़ा हुआ बहुत फेमस है, 1H1 2H1 3H1, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। इसमें हाइड्रोजन हर जगह एटॉमिक नंबर देखोगे तो वो सेम आता है और एटॉमिक मास देखोगे तो वो डिफरेंट आता है। यानी कि एलिमेंट एक ही हाइड्रोजन, उसके अंदर जो एटम्स है वो अलग अलग मास के हैं, पर इन्होंने तो कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम है सब बराबर होंगे, बट ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इन्होंने बोला था मास कन्वर्ट नहीं हो सकता किसी में, बट इसमें मास कन्वर्ट हो जाएगा। एटम को डिविजिबल बता दिया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई टू एटम कंबाइन, और वो कंपाउंड बनाएंगे। आप बोल रहे थे कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे, पर वो कंबाइन क्यों है, मॉलिक्यूल बना क्यों है, वो भी गलत हुआ। न्यूक्लियर रिएक्शन से हमें ये पता चला कि एटम एक एलिमेंट का कन्वर्ट भी हो सकता है दूसरे एलिमेंट में, वो भी इन्होंने नहीं बताया। ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट हो सकता है, वो भी। अब इस वर्ड पे कंफ्यूज मत होना, इस वर्ड पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको भी आपको मैं डिटेल में देखो। अब मैं समझाती हूँ, इनका कीवर्ड पॉइंट आपके एनसीईआरटी में है भी, आप चाहो तो हटा भी सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट जिस भी चीज को बोल रहे हैं, आइसोटोप, आइसोटोप इस चैप्टर में है नहीं, 10th में पढ़ा है, और मैंने जितना समझा था आइसोटोप बेसिक समझा दिया। अब डिटेल में क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, तब आप समझोगे उसे, है ना। तो इसलिए ठीक है। फिर उसके बाद आइसोबार्स आ गए। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसो चाहो तो लिख लो, आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप होता है बेटा जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा। ना आइसोबार क्या होता है? जस्ट उल्टा कर दो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना आइसोटोप और आइसोबार, ठीक है। चलो, तो ये इनका पूरा पोस्टुलेट का यू कैन से क्या बोलते हैं लिमिटेशंस थी इनके पोस्टुलेट की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एक बार वापस रिपीट करती हूं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जॉन डाल्टन ने ये बताया था कि हमारा जो एटम है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो पहले उन्होंने बोला वो डिवाइड नहीं हो सकता, फिर उन्होंने बोला कि वो अगर सेम एलिमेंट है तो उसके जो एटम्स होंगे वो हर चीज में सेम होंगे, और अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो हर चीज में उसके जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होंगी। तो उन्होंने तीन चार पोस्टुलेट दिए। एटम सबसे छोटा होता है, एटॉमिक केमिकल रिएक्शन सबसे छोटा, डिफरेंट उन्होंने पोस्टुलेट दिए। मैक्सिमम पोस्टुलेट्स आज के टाइम पे गलत है, पर हम पढ़ते इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पे बात कही थी वो किसी ने नहीं बताई उसके बारे में। अब देखो उन्होंने जो बातें बोली वो गलत प्रूव हुई, तो जो गलत प्रूव हुई उसके लिए भी तो हेल्प वही बातों के लिए हुई जो उन्होंने बोली थी, है ना। तो इन शॉर्ट उनकी जो थ्योरी थी कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल थी, क्योंकि उसके बाद ही उसका करेक्ट वर्जन निकल के आ पाया, ठीक है। इसलिए हम जॉन डाल्टन की थ्योरी पढ़ते हैं। तो हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए, हमने सारे टॉपिक्स रिवाइज भी कर लिए। नेक्स्ट क्लास